new to the channel, welcome to the Smart Achievers family. We are back again with yet another RC solving video. Again हम यहाँ पर दो RC solve करेंगे, जिसमें से पहला RC is a long RC, while the other one जो second RC है वो हमारा एक छोटा short RC है. पहला वाला RC हम solve करेंगे और जानेंगे कि या वो direct है, indirect है, और सिमिलरली हम सेकेंड वाला भी जानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है. टिप्स और ट्रिप्स जो हमने ऑल द वाइल सीखी है वो उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आरसी. सो आई नाउ होप कि आप सभी लोगों ने ये आरसी अच्छे से पढ़ लिया होगा, और अगर आपको ये आरसी समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम साथ में पढ़ेंगे और इस आरसी को बहुत अच्छे से समझेंगे. A spoiled child is an enraged child. Children become enraged when their deepest emotion needs are neglected. Most parents advocate or argue the firm limit setting and even punishment as the antidote to spoiling. This is untrue and only ignores the depth of the problem. The real antidote to spoiling is that parents find ways to meet their children's needs. Children who get their deepest needs never become enraged and would never put up with being spoiled. Such children have nothing to be enraged about, and yet most parents lack the capacity to meet their children's deepest needs. And figuring out how to gain this capacity is simply too hard for most parents. अब पहले पैराग्राफ में पहला वर्ड है एनरेज्ड. एनरेज का मतलब होता है गुस्सैल, ठीक है, एंग्री और फ्यूरियस. आपने बच्चे देखे होंगे, छोटे बच्चे जो काफ़ी गुस्सैल होते हैं, ज़िद्दी होते हैं. अगर कोई मांग नहीं पूरी हो रही है तो रो रहे हैं, हाथ पैर पटक रहे हैं, या जब तक उन्हें वो चीज़ मिलेगी नहीं तो वो गुस्सा रहते हैं. तो ये ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि ऐसा बिहेवियर कब डेवलप होता है और कैसे डेवलप होता है, राइट. दिस इज़ नॉट एडवोकेटिंग कि हर जिद पूरी करनी चाहिए, पर जो नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं. कंटिन्यूइंग फर्दर, गेनिंग दिस कैपेसिटी रिक्वायर्स दैट पेरेंट्स एंटर realms within themselves that are terribly painful, the realms of their own resolved childhood need, which lies dormant and split off in their unconsciousness. This depth of the unconscious is so off limit to most parents that it is even hard for them to conceive that it might have even exist, but it does exist, and their raging child is externalized manifestation of it. The sooner the parent control the child's rage, the quicker they can return to the state of blissful denial of just how disturbed they themselves beneath the surface. अब the second paragraph talks about कि जो parent है, parent के जो अपने deepest emotional troubles हैं या turbulences हैं, जो उनके पास्ट में जो उनके साथ हुआ है, जो भी बुरे इंस्टेंसेस हैं, जो भी बुरी मेमोरीज हैं, उनका रिफ्लेक्शन होता है बच्चों में. हमें पता भी नहीं होता है कि हमारी वो पुरानी चीज़ें कैसे उस बच्चे को इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं. तो इस पैराग्राफ में बोला गया है कि एवरी पेरेंट टू बी अ गुड पेरेंट नीड्स टू acknowledge their emotional turbulences. तो यहाँ पर जो वर्ड है realms, realm का मतलब होता है वर्ल्ड, किंगडम. मतलब उनको उनकी दुनिया, उनकी जो उन्होंने छोटे से या जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनका स्फेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है, स्फेयर भी होता है, उसको एक्नॉलेज करना है, उनका रिजॉल्व, उनके सल्यूशंस निकालने हैं, तो ही वो अपने बच्चे में वो चेंजेस देख सकते हैं, अपने बिहेवियर में वो चेंजेस. जैसे यहाँ पर बोला है, द डेप्थ ऑफ अनकॉन्शियस
so off limit to most parents that it is even hard for them to conceive that it might exist. यहाँ पर बोला है कि हमें शायद खुद को भी नहीं पता होता है या पेरेंट्स को खुद को भी नहीं पता होता है कि they do have these emotional turbulences and they affect, क्योंकि वो हमारे ह्यूमन जो हमारे जो नेचर है, पर्सनैलिटी, उसका एक पार्ट बन जाता है. राइट. नाउ कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड टू अनदर, एंड बिफोर दैट देयर इज अनदर वर्ड विच इज डोरमेंट. डोरमेंट का मतलब होता है स्लीपिंग. इनएक्टिव. Right. Continuing forward, healthier parents try to appease their children's rage through whatever compensatory means they have at their disposal, primarily through spoiling. Less healthy parents simply try to kill their child's rage by burying it. If it were easier for parents to have accessed their own accident, unresolved anger, they would have worked on it. They would have gone within and reflected their own painful truth, blamed and even confronted the people who were responsible for it, grieved and ultimately healed through interrogation. But when this has not happened, it passes to the children and wounds never heal. Today we find many children get angry for small things. The parents look confused and have no idea how to address this. Over a period of time, it gets out of control. अब इसमें बात किया गया है how your suppressed emotions, when they come out in ugly manner. तो it is talked about that and it is said कि अगर पेरेंट्स ने अपने ही इमोशंस, अपने एंगर को अगर आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, उसका सोल्यूशन निकालोगे, तो वो आपके बच्चे में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं सेम चीज़ें. राइट. आई होप आप सबको ये पैसेज समझ आया हो. वैसे इसकी लैंग्वेज हार्ड नहीं थी, तो आई एम होपिंग कि आप सभी लोगों को ये पहली बार में ही समझ आएगा, और नहीं आया तो मेरे समझाने के बाद आपको समझ आ गया होगा. तो वी विल मूव टू द क्वेश्चंस, बट एज यूजुअल पहले क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग सब साथ में सॉल्व करेंगे. आई नाउ होप कि आप लोग ने खुद सारे सॉल्यूशंस निकाले होंगे इन 5 क्वेश्चंस के. देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस टू दिस सेट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशंस. क्वेश्चन नंबर 1. In some parents' opinion, a solution to spoiled children is or are A. Ignoring the depth. Sorry, it's depth. Ignoring the depth of the problem. B. Firm limit setting. C. Punishment. Or D. Both B and C. I hope आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही किया हो गया. तो the answer to this is both B and C. We will go back to the paragraph and see कहाँ पर लिखा है ये. यहाँ पर most parents argue the firm limit setting and even punishment as the antidote to spoiling. Right? Alright. Moving further to next question, which is children who do not become enraged are the ones. Option A, whose parent spoil the child. Option B,
whose needs are met. Option C, emotional needs get neglected. And option D, whose parents are busy. So for this question, we will go back again to passage to refer where it is given. Right here. Children who get their deepest need never become enraged. I would never put up with being spoiled. Right there given in the passage. So the answer to this will be the ones whose needs are met. Moving on with question number 3. What does this phrase mean? Enter realms within themselves. अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं, which is introspect, retrospect, inspect and evocative, right? तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है सेल्फ सर्च. इसका मतलब होता है सेल्फ सर्च. To search within ourselves is what is known as introspective. Retrospective का मतलब होता है to look back in past memories or accidents or incidents. मतलब कि आप अपने पास्ट में जाकर जो जो चीज़ें आपके साथ हुई है आप उनके ऊपर उनको विजुअलाइज कर रहे हो, उनको वापस से समझ रहे हो कि कहाँ गलत किया, क्या गलत किया, उनको आप इवेलुएट कर रहे हो. दैट इज रेट्रोस्पेक्ट. इंस्पेक्ट मतलब इवोकेटिव का मतलब होता है कोई आपने ऐसी ग्राफिक देख ली, कोई आपने ऐसा पिक्चर देखा, कोई ऑडियो विजुअल कुछ भी देखा, आपने शायद एक पेन देखा, कुछ भी जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, वो चीज़ें होती हैं इवोकेटिव चीज़ें. कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, अगर ये पेन भी इतना इंटरेस्टिंग है या इतना आई कैचिंग है कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दे, दोज थिंग्स आर इवोकेटिव, राइट. तो यहाँ पर इसका आंसर होगा टू एंटर realms within themselves is retrospective. अब आप लोग सोचेंगे इसका आंसर तो इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, राइट? ऐसा मुझे भी लगा था, पर यहाँ पर जब बात हो रही है ना, यहाँ पर बात हो रही है टू एक्नॉलेज द पास्ट, टू एक्नॉलेज द बैड इंसिडेंट्स, टू एक्नॉलेज योर इमोशनल टर्बुलेंसेस, राइट? टू गो बैक इनटू द पास्ट एंड देन look at them. So that is why it is retrospective in nature, right? Chalo, moving on further, the author is trying to dash in the second paragraph. We will refer to the second paragraph for this, which is gaining this capacity requires that the parents enter realms within themselves that are terribly painful, the realms of their own unresolved childhood, the need which lies dormant and split off in their own unconsciousness. This depth of the unconsciousness is so off-limiting to most parents that it is even hard for them to conceive that it might even exist. But it does exist, and the raging child is an externalized manifestation of it. The sooner the parents control their child, the quicker they can return to the state of blissful denial of how disturbed they themselves are beneath the surface. यहाँ पर it is urging the parents to acknowledge their emotions, their
incidents, their accident, to go and look within themselves or go back in their past, whatever bad has happened, however things have turned out for them, to go and acknowledge them कि हाँ ये हुआ है. It's okay sometimes and it is hard to move on from some situations, but if you keep suppressing it, there are uglier means and it somehow showcases in your personality, right? So here we'll come back to the question where it says the author is trying to dash in the second paragraph. Feel nostalgic? Nostalgic is जब आप कोई पुराना इंसिडेंट को सोचकर खुश होते हो, या जैसे हम आप अपने प्ले वे के चीज़ें याद करते हो. इफ़ यू हैव गॉन टू समवेयर फॉर वेकेशन और फिर अब आप याद करते हो कि यार वो कितना अच्छा टाइम था. दैट इज़ फीलिंग नॉस्टैल्जिक. शो कंसर्न, yes, he is showing concern, but if we look at for the other, he is not blaming. If we see option D, he is not blaming them. He is actually urging them, requesting them कि आप जाइए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, राइट? तो ही इज मेकिंग ए रिक्वेस्ट हियर, ही इज अर्जिंग देम टू डू दैट. चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट, विच इज बिफोर दैट ए. चलो ठीक है, हमारा दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है. Oh sorry, there were more than 5 questions. तो चलिए, as parents often live in denial of A, their own needs, B, their own opinion, C, solving problems superficially, D, their own past troubles. Parents, people often live in denial of their own needs. They are not talking about the parents' need, they're talking about the child's need, right, in the paragraph. So this is out. Their child's opinion, again they're talking about child's need, the child's emotional needs majorly. इसीलिए ओपिनियन भी बाहर चला गया. Solving problems superficially, they solve the problem superficially, I beg your pardon, but they do not live in the denial. They deny their own problem, they deny their own troubles, they deny their own turbulences. We do not have that. I will refer this to you from the paragraph again, where it has said that this depth of unconsciousness is so off-limiting to most parents that it is even it is even hard for them to conceive that it might even exist, right? अब आपको शायद समझ आया होगा कि मैं इसे क्यों बोल रही हूँ, ठीक है? इसीलिए हमारा आंसर इसका होगा their own past troubles. चलिए, moving to the 6th question. Dash parents try to quench their children's rage. Quench मतलब होता है दबा देना, to suppress or to bury, ठीक है? Less healthy, healthier, busy working or please. अब आप इसका आंसर बताएंगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है. पर तब तक के लिए लेट अस गो बैक एंड रेफर टू द पैराग्राफ अगेन कि कहां पर लिखा है ये. Healthier parents try to appease their child.
अपीज का मतलब होता है टू पैसिफाई और टू प्लेकेट, टू सॉफ्टन। ठीक है, healthier parents try to appease their children's rage through whatever compensatory means they have at their disposal, primarily through spoiling. Less healthy parents simply try to kill their child's rage by burying it. Directly from the passage हमको क्वेश्चन आया है कि less healthy parents are the one who quench their children's rage. ठीक है, चलिए मूविंग टू द 7th क्वेश्चन. Unintentionally parents pass their dash to the children. अब तो आपको इसका आंसर, आई होप आप सब लोग ने इसका आंसर सही किया होगा. A, which is antidotes, B, unhealed parts, C, compensatory means, D, anger और rage. इसका जहाँ तक मुझे पता लग रहा है सभी ने आंसर ये मार्क किया होगा, पर ये आंसर गलत है. वो क्यों? पहले तो सही आंसर अनहील्ड पार्ट्स है, और ये गलत इसलिए है क्योंकि जो हमारे अनहील्ड पार्ट्स हैं, हमारे जो अनहील्ड इमोशंस हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो हमारी टर्बुलेंसेस हैं, जो हमारे पास बुरे एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स है, जो बुरी भी मेमोरी है हमारी, उनका एक प्रोडक्ट, उनके रिजल्ट, उनका वो जो हमारे दिमाग में भरी रहते हैं उसका रिजल्ट निकाल के आता है गुस्से के रूप में, गुस्से के प्रकार में. इसीलिए अनहील्ड पार्ट्स आर व्हाट वी और द पेरेंट्स ट्रांसफर टू देयर किड, नॉट देयर एंगर और रेज. समझ आया भी आपको? चलिए ठीक है, मूविंग टू द 8th क्वेश्चन. गिव द सूटेबल टाइटल फॉर गिवन पैसेज. अब ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ एन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस गाइस. एक तरीके का इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत सारे पैसेजेस में आपको पूछा जाएगा कि इसका टाइटल क्या, और जब आप टाइटल जब आप चूज करते हैं ना तो वो आपकी पैराग्राफ की समझ पर ही पता चल जाता है. चलिए ये वाला करते हैं, टफ डिसीजंस फॉर पेरेंटिंग. डिसाइड तो कुछ करना ही नहीं है, डिसीजन तो हमें लेना ही नहीं था पैसेज में. डिसाइड क्या करना था? कुछ भी नहीं, तो ये तो गलत हो गया. गुड पेरेंटिंग, अगर गुड पेरेंटिंग की बात तो हमने की नहीं है ना, हमने तो बच्चे के गुस्से के बारे में, बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में बात किया है, और बच्चे की पर्सनैलिटी भी नहीं, सिर्फ बच्चे के गुस्से के बारे में बात किया, इमोशनल टर्मोइल की बात की है, सप्रेस्ड इमोशंस, पुरानी बैड इंसिडेंट्स, उनके बारे में बात की है. तो गुड पेरेंटिंग, बैड पेरेंटिंग, इट इज़ नॉट गिवन, तो दिस इज नॉट what it is seeking. Raged children, raged parents. Raged children होता तो ठीक है, very good, could be an option. But parents were not raged. Were the parents angry? No. वो पूरे पैराग्राफ अगर आप अभी वापस जाइए वीडियो में and read, there is nothing in the passage that is given as a raged parent. It is given the parents had emotional turmoils, turbulences that they did not even knew exist. तो उनको तो पता ही नहीं ना, तो रेज तो आएगा ही नहीं. The best title and the best suited title will be the solution lies within. ये क्यों? क्योंकि पेरेंट के अंदर हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे अंदर ही, हमारे ब्रेन के अंदर है, हमारी मेमोरी में. The solution lies within. Beautiful, beautiful title, trust me, beautiful title.
to the passage. Right? चलो ये भी हो गया. Moving forward, पर पहले उससे पहले ये चेक कर ले their own past troubles. चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है. चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं इस पैसेज के लिए. क्वेश्चन नंबर 9. Over a period, it gets out of control. The author is trying to. What he is trying to? He is trying to say कि अभी आप उसको acknowledge नहीं करोगे उन चीज़ों को, बाद में जाके चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, ये बताना चाह रहा है, आपके कंट्रोल में ही नहीं होंगे. तो he is trying to show concern, yes, a little. Offer easy solution. He is not offering any solution or extending any help, is he? कि अच्छा ये ले लो, इससे हेल्प नहीं, वो वार्न कर रहा है सीधा सीधा. दिस, ये जो लैंग्वेज ही है, दिस इज वार्निंग. इफ यू रीड इट थॉरली यू विल अंडरस्टैंड. इफ यू रीड लिटरेचर थॉरली आपको समझ आएगा कि हम एक बोलने का, एक लिखने के तरीके से आप समझ सकते हो. If you read novels, if you read fiction, non-fiction, तब आपको it is conversational. So this is warning, a sign of warning. So it is trying to warn parents. If you do not do things right now, it will move out of your hand. They will go out of control. Right? Chalo, the last question. What message is the author trying to convey? I beg your pardon. ये है convey. In the third paragraph, इसके लिए हम जाएंगे थर्ड पैराग्राफ के पास. If it were easy for parents to have accessed their own accident, unresolved anger, they would have worked on it. They would have gone within and reflected on their own painful truth, blamed and even confronted the people who were responsible for it, grieved and ultimately healed through the interrogation. But when this does not happen, it passes on to the children and the wounds never heal. Today we find many children getting angry for small things. The parents are confused and have no idea of how to address this. Over a period of time, it gets out of control. So this is the third paragraph. Read it to you again. Different parents have different ways. Everybody follows the same advice. Children engaged their parents, parents neglect their children. Passage में थर्ड पैराग्राफ में कहीं पर भी नेग्लेक्शन की बात कि आप नेग्लेक्ट करते हो उसकी बात नहीं की गई, या पूरे पैसेज में ही नहीं बात की गई. यू नेग्लेक्ट, द पेरेंट्स डू नॉट नेग्लेक्ट देयर चिल्ड्रन, दे नेग्लेक्ट देयर ओन नीड्स, उनके ओन इमोशंस. आई एम सॉरी. Children enrage their parents. Oh, it does not make sense, and not even there in the third paragraph. Everybody follows the same advice. ये तो दिया ही नहीं advice के बारे में paragraph में. So the answer is different parents have different ways. ठीक है. यहाँ हमने यूज़ किया है elimination method. तो this was passage 1 for you guys. I hope ये आप लोग को समझ आया होगा, आप लोग ने evaluate किया होगा कि आप लोग कहाँ गलत गए, अगर कोई आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है. Now moving on to our second passage. तो go ahead and read the passage and I'll meet you in few minutes. So I now hope कि आप लोग ने सेकेंड पैसेज अच्छे से पढ़ लिया होगा. If समझ आया तो बहुत बढ़िया. We will see it again and learn.
Two principles are involved in the controversy about the presence of foreign controlled media in the country. The free flow of ideas and images across national borders and the need to safeguard the national interest and preserve cultural autonomy. I beg your pardon. Both are valid, but both are at loggerheads because each has been used to promote the less lofty goals. अब loggerheads का मतलब होता है at opposite ends, ठीक है? But the free flow of rhetoric also clouds the fact that the powerful Western and especially So I now hope कि आप सभी लोगों ने ये पैसेज एक बार खुद से पढ़ लिया होगा. अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार हम रीड थ्रू करते हैं और फिर इसके 5 क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे. Two principles are involved in the controversy about presence of foreign controlled media in the country. The free flow of ideas and images across national borders and the need to safeguard the national interest and preserve cultural autonomy. Both are valid, but both are at loggerheads because each has been used to promote less lofty goals. The first principle conforms to a moral imperative. Freedom of expression cannot rhyme with the restrictions imposed by any government. But the free restrictions are imposed by governments. But the free flow rhetoric also clouds the fact that the powerful Western and especially American media can and often do present, subtly or brazenly, news in a manner which promotes Western political ideology and strategic interests. Besides, Western entertainment programs present lifestyle and values cherished by traditional societies. All this explains why so many Indian newspaper, magazines and news agencies have sought protection from courts to prevent foreign publications and news agencies from operating in the country. Their arguments are weak on 2 counts. As the bitter debate on a New World Information and Communication Order demonstrated in the late 70s and early 80s, many, if those who resent Western invasion in the information and cultural field, are no great friends of democracy. Secondly, the threat of such invasion has been aired by those media groups in the developing countries who fear that their business interest will be harmed if Western groups equipped with large financial and technological resources and superior management skills are allowed to operate in the country without let. The fear is valid, but it goes against the grain of economic reform program. The presence of foreign newspaper and television channel will increase competition, which in course of time can only lead to upgradation of dynamic Indian news and television of the market. One way to strike a balance between the two antagonist principles would be to allow foreign media entry into the country provided the Indian state treats them on par with the domestic on all fronts. On the import of technology, for instance, foreign media cannot be allowed duty concession denied to the Indian counterparts. Foreign media will also have to face legal consequences should they run foul of Indian laws. Why, for example, should the BBC or Time magazine or The Economist get away with showing a map of Kashmir which is at variance with the office Indian map? Why should they go scot-free when they allow secessionists and terrorists to air their views without giving the government the right of reply? Or when they depict sexually explicit scenes which would otherwise not be cleared by the censor board? Since government can do precious little in the matter, especially about satellite broadcast, what if should consider attaching the properties of offending parties? Demands of this kind are bound to be voiced unless New Delhi makes it clear to the foreign media that they will have to respect Indian susceptibilities, especially where it concerns the country's integrity and its culture. It may be able to derive some inspiration from France's successful attempts in the recent GATT to protect its cinematographic industry. Now, this
whole passage is talking about media and allowance of foreign media in the country. तो यहाँ पर जब बोला गया है, पहले हम थोड़ी वोकैबुलरी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जैसे मतलब है लॉगर हेड्स, लॉगर हेड्स होते हैं ओपोनेंट्स, ठीक है, जो भी दो ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं, दे आर नोन टू बी एट लॉगर हेड्स, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि आपको, अगर आप बाहर से भी आते हो तो आपको वो मॉरल इंटेग्रिटी आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे, आपको वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो इंडियन मीडिया फॉलो करता है। फिर इंडियन मीडिया नहीं चाहता कि फॉरेन मीडिया इंडिया में आए, उसके उन्होंने 2 आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, जिसमें से पहला है कि जो भी इंफॉर्मेशन बाहर जाती है और जो भी इन्वेजन ऑफ द इंफॉर्मेशन है, there are 2 different cultures. Western politics works very differently and Indian politics works very differently. So the people who are coming out from other countries, the Western, the media that is coming into this country will have to conform by the laws that the country follows or the Indian media follows. Secondly, they think that they will lose their viewership because the Westerns are technologically more advanced, they have more funds, right? जहाँ पर फिर से वो आगे नेक्स्ट पैसेज में हमको बोलते हैं कि उनका डर जायज़ है, बिकॉज वहाँ पर हम जहाँ से अगर हम बाहर से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो यू हैव टू पे अ ड्यूटी, आपको कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो उन्होंने बोला अगर आप फॉरेन मीडिया को वो टैक्सेस से अबाइड नहीं करना है तो इंडियन मीडिया को भी नहीं करना है। तो दैट इज द होल पॉइंट, दैट मीडिया फ्रॉम वेयर एवर द पार्ट दे हैव टू अबाइड द लॉ दैट द इंडियन मीडिया फॉलोज, दे हैव टू बी एट पार विद द इंडियन मीडिया, राइट। अगर अब आपको ये पैसेज अच्छे से समझ आया है तो अब आप जाएं, इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करें। आई विल सी यू इन स्नैप एंड देन विल मूव टू द सॉल्यूशंस। तो आई नाउ होप कि आप लोग ने सब लोग ने एक बार इसके सॉल्यूशंस देख लिए होंगे। तो लेट अस चेक फॉर द सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is one of the points weakening the argument to prevent entry of foreign media? A. The arguments being put forth are at loggerheads. The threat being voiced by those whose business will be harmed by such an entry. The foreign media may not be treated on par with domestic media. Such entry would be against traditional culture. अब इसमें पूछा है weakening the argument, ठीक है। weakening मतलब उन्होंने कई पॉइंट्स दिए हैं पैसेज में जो आपको लगता है सबसे वीक है। This is again one type of an inference based question और ये काफी ट्रिकी हो जाते हैं क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला देखते हैं, the arguments are being put forth at loggerheads. हाँ, this is clearly mentioned. The threat being voiced by those businesses will be harmed by such entry. ये बोला है, पर ये पैसेज में ही डायरेक्टली बोला गया है कि इट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट। द आर्ग्यूमेंट्स आर वीक ऑन 2 counts. यहीं पर पैसेज में मेंशन है दैट दे आर वीक आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट। ये तो पैसेज नहीं दिया है, इसका तो मतलब this is comparatively very easy when it comes to inference based RCs. Moving on further to question number 12, which is which of the following has been recommendation regarding the entry of foreign media? A. It should be welcomed without putting any restriction. This was not said. This was said that they should be restricted. आप यहाँ पर देखें
if we see our slide back here, it is said that they should be restricted. Why should they go scot free? Scot का मतलब होता है unpunished. अगर इंडियन मीडिया इज नॉट अलाउड टू डू समथिंग, देन फॉरेन मीडिया शुड ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू डू दिट. ठीक है, आगे बढ़ते. इट शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है, बट इट शुड नॉट बी क्या? अलाउ एंट्री ट्रीटिंग देम ऑन पार विथ डोमेस्टिक मीडिया. एंट्री प्रोवाइडेड दे डू नॉट आस्क फॉर ड्यूटी फ्री कंसेशन ऑन इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब इसमें पूछा क्या है हमसे? मेजर रिकमेंडेशन ऑन द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया. ठीक है, हम बोल रहे हैं इट शुड बी अलाउड, बट इट इज सेइंग इट अलाउ एंट्री when you're treating them at par with the Indian media, when you're treating them equally, when both of the parties have to abide by the same law, go through the same strenuous process, and henceforth only are foreign media allowed into the country. Correct? Moving on to the 13th question. Which of the following means without let? With no difficulties, with strings, without confinement or without restriction. Confinements होते हैं limits. उन पर लिमिट, देखो लिमिट होता है आप एक बाउंड्री क्रिएट कर दो, ठीक है. With strings does not makes the point. With no difficulty, ठीक है. With no difficulty नहीं बोला है. इसमें बेटर आंसर इसमें होगा restrictions. आप उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनके ऊपर रूल्स इंपोज नहीं कर रहे हो. दैट इज वाई विदाउट लेट, और इसका यही मतलब होता है. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एट लॉगरहेड? एट लॉगरहेड मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाते टाइम ही बता दिया था, इज ऑपोजिट टू ईच अदर. द लास्ट क्वेश्चन फॉर द पैसेज will be, we will check our answers one, all of them are correct. Moving further, last question. Why should the entry of foreign media harm local interest? The cultural heritage will be lost. They are better equipped managerially and technologically. Different sets of rules and laws were made applicable to foreign media. Economic reform programs will get a setback. अब इसमें ये वाली जो बात है ना, ये वो बात है कि आप ला रहे हो उन्हें डर. उन्हें जो इंडियन मीडिया है उन्हें ये डर था अपनी व्यूअरशिप खोने का, जब उन्होंने बोला कि वो हमसे ज़्यादा मैनेज अच्छा कर पाएंगे और हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है. उन्होंने बोला जब आप उनको ला रहे हो इंडिया में, तब उन्होंने बोला कि आप उन पर अलग रूल्स नहीं लगाओ. अलग रूल्स वाज द सेकंड प्रायोरिटी. द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द इंडियन मीडिया वाज दैट दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, दे आर मैनेजरली एडवांस्ड, राइट. तो नाउ वी आर डन विद बोथ ऑफ आवर आरसीज. आई होप कि आप लोग को ये आरसीज अच्छे लगे हों. अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा. इफ यू लाइक्ड द video, if you've liked the RCs, like our video, subscribe to our channel, share the video around. If you still feel that you have any query which cannot be resolved here, you can talk to us, connect to us on our social media channels, जिसके links हम आपको description box में दे देंगे. If you've missed out on any of the previous videos, we'll put up a link on the I button here. You can go and check those out from there. Thank you for staying connected throughout the video. Thank you from Smart Achievers.